फाइनली जो प्रोपागेंडा चल रहा था कि भारत के 6 जेट्स गिर गए थे, उसको डिबंक कर दिया है हमारे सीडीएस अनिल चौहान जी ने। ये जो इन्फॉर्मेशन है ब्लूमबर्ग के इंटरव्यू में उन्होंने शेयर किया कि ये एब्सोल्युटली इनकरेक्ट है, और उन्होंने कुछ और डिटेल्स भी दिए। उनकी जो पूरी इंटरव्यू के कुछ स्टेटमेंट्स हैं उसको हम इस वीडियो में के अंदर डाइसेक्ट करेंगे। और खबर ये भी है कि बलोच लिबरेशन आर्मी ने सूरब सिटी को पूरी तरीके से कैप्चर कर दिया है। ये एक स्ट्रेटेजिक सिटी है, 40,000 लोग यहाँ रहते हैं, वो भी हुआ है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। पाकिस्तान के कराची में मेजर क्राइसिस, वाटर क्राइसिस हो चुका है इंडस वाटर ट्रीटी के कैंसिल करने के बाद। और पाकिस्तान में जो सैफुल्ला जो है, खालिद जो है, टेररिस्ट एलिटी का जिसने पहलगाम अटैक कराया, उसने वो अब बांग्लादेश के साथ मिलके भारत के अंदर टेरर अटैक्स करने की कोशिश कर रहा है रिपोर्ट्स के अनुसार। और बहुत सारे आज अपडेट्स हैं, वर्ल्ड बैंक का भी अपडेट है, एक नया लोन पाकिस्तान को मिल रहा है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। आज फैटफा के बारे में भी बात करेंगे। मेरा नाम है गिरीश और आप देख रहे हैं एम जियो पॉलिटिक्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जो हमारे सीडीएस के स्टेटमेंट्स के लिए ब्लूमबर्ग की इंटरव्यू में उन्होंने ये बहुत ही कैटेगरिकली रिजेक्ट कर दिया है कि ये गलत इन्फॉर्मेशन है, जो 6 जेट्स डाउन हैं बिल्कुल भी ये नहीं हुए हैं। और उन्होंने अपनी इंटरव्यू में ये कहा है कि जो पहला दिन था उस दिन सर्टन जेट्स वेयर डाउन, बट नेक्स्ट डे, पूरा इंटरव्यू के टेक्स्ट मेरे सामने है, उसमें से जो ये वाला पार्ट है, वो जो इम्पोर्टेंट पार्ट है जिसके बारे में सब बात कर रहे हैं, उसको हम थोड़ा सा एनालाइज करेंगे। उन्होंने ये कहा कि जो व्हाट इज़ मोर इम्पोर्टेंट इज़ दैट नॉट द जेट बीइंग डाउन बट व्हाई दे वर बीइंग डाउन। और उसके बाद में उन्होंने इमीडिएटली ये बात कहा कि द गुड पार्ट इज़ दैट वी वर एबल टू अंडरस्टैंड द टैक्टिकल मिस्टेक विच वी मेड, रेमिडीड इट, रेक्टिफाइड इट, एंड देन इम्प्लीमेंट इट अगेन आफ्टर 2 days एंड फ्लू ऑल आवर जेट्स अगेन, उन्होंने कहा, टारगेटिंग एट लॉन्ग रेंज। तो इसका मतलब ये है कि हमारे जो सीडीएस हैं उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है कि सारे के सारे जेट्स 2 दिन बाद, 7 तारीख के बाद भारत ने उड़ाए थे। इसका मतलब क्या ये है कि कोई भी जेट भारत का लॉस नहीं हुआ है। लेकिन जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, वेस्टर्न मेन स्ट्रीम मीडिया है, उनका कुछ अलग ही स्पिन ऑफ है यहाँ पे। देखिए, वॉर जब होता है ना, कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होता है तो एक ऑब्जेक्टिव होता है, बिना ऑब्जेक्टिव के कोई लड़ाई नहीं लड़ी जाती। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि क्या वो कॉन्फ्लिक्ट का जो ऑब्जेक्टिव है, वो जो पार्टी ये मिलिट्री ऑपरेशन करता है, वो अचीव होता है कि नहीं। इस केस में भारत का ऑब्जेक्टिव था पाकिस्तान को मैसेज देना और टेरर कैंप्स को उड़ाना, जो भारत ने उड़ाया। फिर बाद में पाकिस्तान ने भारत के ऊपर ड्रोन अटैक्स किए, वो सारे के सारे फेल कर दिए। भारत ने पाकिस्तान के फिर 11 एयरबेसिस पे अटैक कर दिया और डिस्ट्रॉय कर दिया। और ये बात शाहबाज शरीफ ने पब्लिकली स्टेज के ऊपर एक्सेप्ट कर लिया है कि नूर खान बेस, जो पाकिस्तान का सबसे सिक्योर और सबसे वेल डिफेंडेड और सबसे सेफेस्ट एयरबेस माना जाता है, वहाँ पे बड़े बड़े आग के गोले देखे गए थे। और ये वीडियोस पूरे पाकिस्तान में सबको पता है कि क्या हुआ है। उन्होंने अपनी आंखों से देखा है कि उनकी सबसे सेफ एयरफोर्स का बेस, पाकिस्तान एयरफोर्स का बेस, कैसे आग में जल रहा था। तो जब भारत ने कर दिखाया, और उसके साथ ही साथ 10 और एयर बेसेस, जो सरगोदा जैसे मुरीद एयर बेस हो गया, और जैसे 10 और एयरबेस में भी भारत ने जब हमला किया, जब HQ9 सिस्टम्स फेल हो गए उन अटैक्स को रोकने के लिए, यूएस के एंटी ड्रोन सिस्टम्स भी फेल हो गए। और इतना ही नहीं, भारत ने 13 शहरों पे भी अटैक कर दिया। शहर के अंदर जो मिलिट्री टारगेट्स थे उस पर भी अटैक कर दिया। लाहौर के एयरपोर्ट पे भारत ने अटैक कर दिया यार। लाहौर के HQ9 सिस्टम जो जहाँ लगा था लाहौर के एयरपोर्ट पे, उसको भारत ने डिस्ट्रॉय कर दिया। रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम पे भारत ने अटैक कर दिया था। इतना सब होने के बाद, इतनी ज़िल्लत और इतनी एम्बैरेसमेंट और शर्मनाक बात देखने के बाद, फील्ड मार्शल ने खुद को प्रमोट कर लिया। और पाकिस्तानी आवाम जो है वो बार बार ये 6 जेट वाला झूठ बोल बोल के इतनी बड़ी एम्बैरेसमेंट को ये 6 जेट वाले पॉइंट से नेगेट करने की या छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। वो भी आज फेल कर दिया है हमारे सीडीएस अनिल चौहान जी ने। तो पाकिस्तानी जो हैं वो जेट, 1 जेट 2 जेट इसके अंदर गिनने के अंदर बिजी हैं, जबकि उनके 11 एयरबेसेस डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, उनके 9 टेरर कैंप्स डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, उनके 13 से ज़्यादा शहरों में ड्रोन अटैक्स भारत ने आसानी से कर लिया था। इसका जो सवाल है वो अपने आर्मी से नहीं पूछ रहे हैं इस समय पाकिस्तानी। तो ये कैसा देश है। तो खैर,
एनीवेज, वेस्टर्न मेन स्ट्रीम मीडिया डेफिनेटली के अंदर जो पाकिस्तानी जर्नलिस्ट्स हैं उन्होंने अब ये डीप स्टेट का जानबूझ के चाल है कि क्या है, मोस्ट लाइकली तो वही लग रहा है कि उनका जो पूरा फोकस है वो एक जेट हुआ, दो जेट लॉस हुआ जी, क्या हुआ, पूरा फोकस इसके ऊपर है। जबकि लेकिन यहाँ पे इतनी बड़ी चड्डी उतार दी भारत ने, वो इग्नोर कर रहे हैं। अब वो इतने अंधे तो नहीं है ना ये जर्नलिस्ट, इतने बेवकूफ़ भी नहीं है। तो डेफिनेटली यहाँ पे एक एजेंडा बहुत ही क्लियरली मालूम पड़ता है। लेकिन मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि जो हमारी जो इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर है भारत की, वो उतनी अच्छी नहीं है। और सीडीएसजी को और हमारे जो मिलिट्री कमांडर्स को मीडिया के सामने बात करने देना, आई एम नॉट श्योर वेदर दैट वाज द राइट थिंग टू डू। क्योंकि उनका काम है वॉर लड़ना, और हमारे जो स्पोक्स पर्सन हैं उनको ये सारी चीज़ें हैंडल करने के लिए देना चाहिए। बट ये जस्ट मेरा ओपिनियन है, अगेन जस्ट पर्सनल ओपिनियन है मेरा। तो उन्होंने यहाँ पे ये जो सिंगापुर में ये इंटरव्यूज़ हुए थे, तो उन्होंने सांग्रीला समिट में ये भी कहा सीडीएसजी ने कि जब ये ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था तो ऑलमोस्ट 15% ऑफ इंडियन आर्मी का जो फोर्स था वो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर पे लगा था, मतलब डिस इन्फॉर्मेशन को काउंटर करने पे लगा था। तो इससे आप समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इंफॉर्मेशन वॉरफेयर आजकल के ज़माने में। और मुझे ऐसा लगता है कि भारत को एक प्रोफेशनल डिपार्टमेंट खड़ा करना चाहिए। जो एग्जिस्टिंग मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग है वो अच्छा काम नहीं कर रहा है, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन डीप स्टेट की जो मीडिया है, ऑनेस्टली लेट्स अंडरस्टैंड, उनको भारत का कितना भी डिप्लोमेटिक आउटरीच चेंज नहीं कर सकता। क्योंकि वो आज तक ये बोलते फिर रहे हैं कि रशिया वॉर हार रहा है यूक्रेन के साथ। जो डीप स्टेट का वेस्टर्न मेन स्ट्रीम मीडिया ये बोलता है कि रशिया के 1 मिलियन सोल्जर्स मारे गए हैं, जो ऐसा झूठ बोलता है, आप उनसे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आप के बारे में वो थोड़ी अच्छा लिखने वाले हैं। क्योंकि भारत जो है 7.4% जीडीपी ग्रो हो रहा है हमारा, और चाइना को रिप्लेस कर रहा है एज अ मैन्युफैक्चरिंग हब। तो ऑब्वियसली थोड़ी जलेगी ना वेस्ट की। और डोनाल्ड ट्रंप तो खुद क्रिप्टो करेंसी डील कर रहा है आसिम मुनीर के साथ। और पाकिस्तान के अंदर डोनाल्ड ट्रंप की खुद की फैमिली पहलगाम अटैक के 2 दिन बाद डील साइन करता है क्रिप्टो करेंसी की पाकिस्तान के बाद। आईएमएफ भीख दे देता है ऑपरेशन सिंदूर के दौरान। और इतना ही नहीं, अभी भी जाके यूएस कवर फायर तो दे ही रहा है ना पाकिस्तान को। नहीं खैर, लेकिन इसके बारे में हम थोड़ा कुछ अलग वीडियो में भी बात करेंगे कि कैसे यूएस पाकिस्तान को आजकल सपोर्ट कर रहा है। लेकिन मेरे पिछले वीडियो में मैंने आपको कहा था कि चाइना डायरेक्टली बलोच रिबेल्स से बात कर रहा है। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। तो चाइना को ये बात की रियलाइजेशन हो गई है कि यूएस के का पिट्ठू बन चुका है आजकल पाकिस्तान। और चाइना इसलिए डायरेक्टली बलोच रिबल्स के साथ बात कर रहा है, भरोसा नहीं करता है पाकिस्तान के साथ। तो चलिए नेक्स्ट न्यूज़ पे अभी जाते हैं। बलोच लिबरेशन, बलोचिस्तान की अगर हम बात करें तो बलोच लिबरेशन आर्मी जो है, सूरब सिटी जो है, जो पाकिस्तान के बलोचिस्तान प्रोविंस में है, वहाँ उस सिटी को कैप्चर कर लिया। जी हाँ, 40,000 सिटीजन्स का ये सिटी है, बहुत ही स्ट्रेटेजिक सिटी है। यहाँ पे पुलिस स्टेशंस, बैंक्स और मेजर गवर्नमेंट ऑफिसर्स को इन्होंने कब्जा कर लिया है बलोच लिबरेशन आर्मी ने। और पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ हैं आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ के लिए बहुत बड़ा एम्बेरसमेंट है ये। क्योंकि बीएलए के जो स्पोक्स पर्सन है जयंत बलोच, उसने ये स्टेटमेंट दिया है कि क्वेटा कचा कराची हाईवे जो है वो ब्लॉक हो चुका है। उस पे कंट्रोल कर लिया है इन्होंने। ब्लॉक तो नहीं, उस पे बेसिकली पेट्रोलिंग कर रहे हैं। सूरब गद्दार रोड भी इन्होंने कर लिया। तो 3 डायरेक्शन से, इनफैक्ट 3 डायरेक्शन से ये शहर को बलूचिस्तान ने ब्लॉक कर दिया है। और इसकी जो एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स को कंट्रोल कर रहे हैं वो। और ये जो शहर है सूरब जो है, ये मात्र 150 किलोमीटर दूर है क्वेटा से। तो जो उस वहाँ का कैपिटल है, प्रोविंशियल कैपिटल है। तो क्वेटा से सिर्फ 150 किलोमीटर दूर बलोच लिबरेशन आर्मी ने कैप्चर कर लिया है। और ये बहुत बड़ा एम्बैरेसमेंट है पाकिस्तान के लिए, फील्ड मार्शल के लिए। मतलब ऐसा कौन सा फील्ड मार्शल होता है जो जो एक इंसर्जेंट ग्रुप शहर पे कब्जा कर लेता है और उसको प्रमोशन मिल जाता है। यार ऐसी कौन सी आर्मी में ऐसा होता है, मुझे भी नहीं पता। खैर, कराची के अंदर बहुत बड़ा वाटर क्राइसिस है इस समय। लेकिन वहाँ के लोग बहुत नाराज़ हैं क्योंकि वो बोल रहे हैं कि भाई पाकिस्तान का जो डिफेंस एरिया है वहाँ पे, कराची का, वहाँ पे पावर आउटेज तो नहीं है, लेकिन कराची में बाकी जगहों पे पावर कट चल रहे हैं इस समय। 18 to 20 आवर्स का लोड शेडिंग चल रहा है भाई। ये तो भारत के अंदर मुझे याद है, आई थिंक 1970s में ऐसा होता था कि 12 घंटे का पावर कट होता था उस टाइम पे।
बहुत साल हो गए यार, मतलब 10-20 साल हो गए भारत के अंदर तो कोई ऐसा पावर कट मैंने कभी देखा नहीं। यहाँ पे आज भी 18 से 20 घंटे पावर कट हो रहे हैं पाकिस्तान के कराची में, और वहाँ पे पानी का बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया है। और जो वहाँ का जो नेशनल ट्रेड फेडरेशन है कराची का, वहाँ पे वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि पानी का शॉर्टेज है। इनफैक्ट वहाँ पे एक पाइपलाइन भी डिस्ट्रॉय हो चुका था अप्रैल के महीने में, सिर्फ इंडस वाटर ट्रीटी की वजह से ही नहीं, लेकिन वहाँ के बहुत सारे जो पॉलिटिशियंस हैं वो ये बोल रहे हैं कि कराची का जो वाटर का जो लेवल्स है वो बहुत कम है, और वो इंडस वाटर ट्रीटी के अबेंस के बाद से हुआ है, ऐसा बहुत लोग बोल रहे हैं। एक नैरेटिव वहाँ पे ऐसा बनाया जा रहा है कि भाई भारत ने कर दिया है ये चीज़। तो पाकिस्तान आर्मी तो यही बोलेगी कि भाई भारत ने कर दिया, हमारा मिसमैनेजमेंट नहीं है ये। तो वहाँ पे ये चीज़ें चल रही है। जो लश्कर तैयबा का जो टेररिस्ट है सैफुल्ला खालिद, जो माना जाता है कि पहलगाम अटैक में उसका हाथ था, उसने भाई अभी एक स्टेटमेंट, उसने भाई स्टेटमेंट क्या बोलूँ, उसने एक पब्लिक एड्रेस के अंदर उसने ये बोला है कि भाई बांग्लादेश के अंदर मुसलमान जो हैं वो ऑप्रेस हो रहे हैं, इसलिए जिहाद करना चाहिए हिंदुओं के साथ। तो थोड़ा मेरे को कुछ समझ में नहीं आया यार, वो अपने स्पीच में बोल रहा है कि बांग्लादेश में मुसलमान लोग ऑप्रेस हो रहे हैं, इसलिए हिंदू के खिलाफ जिहाद करना चाहिए बांग्लादेश में। कुछ सेंस ही नहीं लग। बांग्लादेश तो पूरा मुसलमानों से भरा हुआ है ना, तो कैसे मुसलमान ऑप्रेस हो सकते हैं? तो कुछ भी बोल रहा है यार, ये आतंकवादी लोग कुछ भी बोलते हैं अपने स्पीच के अंदर। तो खैर पॉइंट ये नहीं है, पॉइंट ये है कि एक बहुत ही सीरियस इशू है कि भारत के को डिस्टेबलाइज करने के लिए अभी लश्कर तैयबा बांग्लादेश के अंदर अपना प्रेजेंस बढ़ा रहा है, और माना जा रहा है कि वो बांग्लादेश के यूथ को पाकिस्तान इनवाइट कर रहा है ट्रेनिंग देने के लिए इस समय भारत के खिलाफ जिहाद करने के लिए। और ये बहुत ही सीरियस इशू इसलिए है क्योंकि बांग्लादेश का जो भारत का बॉर्डर है वो पाकिस्तान के जैसा उस लेवल का फोर्टिफाइड नहीं है। तो जो इलीगल बांग्लादेशी भारत के अंदर आ रहे हैं, वहाँ से हमें बहुत बड़ा थ्रेट है, क्योंकि आगे जाके पाकिस्तान ये चाहेगा कि वो बांग्लादेश के साइड से टेरर अटैक्स कराएं, ताकि भारत अगर रिस्पॉन्ड करेगा तो उनको ऐसा लगता है कि हम बांग्लादेश के ऊपर रिस्पॉन्ड करेंगे, लेकिन उनको ये नहीं पता कि भारत का जो नया डॉक्ट्रिन है वो सीधा सोर्स पे अटैक करेगा। मतलब नरेंद्र मोदी जी ने जो अभी भी एक स्पीच दिया है, इनफैक्ट आज आज भी एक स्पीच दिया है, उसमें भी उन्होंने कहा कि अभी से ये प्रॉक्सी वॉर वगैरह नहीं चलेगा, सीधा जो सोर्स है हम वहाँ पे रिस्पॉन्ड करेंगे। तो ये जो नई चाल है सैफुल्ला खालिद का, ये कितना सक्सेसफुल होता है वो तो पता नहीं, लेकिन ठुकेंगे ज़रूर वो, ये ज़रूर पता है। उसने बहुत सारे हेट स्पीच भी दिए हिंदू के बारे में, वो सब मैं अब ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, इनके तो हेट स्पीचेस होते ही हैं। रशिया ने अभी डिसमिस कर दिया है एक फेक रिपोर्ट था जो पाकिस्तानी मीडिया में काफ़ी वायरल हो रखा था कि भाई पाकिस्तान और रशिया का बहुत बड़ा डील साइन हो गया है। तो दरअसल ये कोई बहुत बड़ा डील नहीं है। रशिया के गवर्नमेंट ऑफिशियल ने ये बताया कि एन एग्जैगरेटेड न्यूज़ फ्रॉम समवन हु वांट्स टू डीरेल द रिलेशनशिप फॉर अ सेंसेशनल रीज़न। तो ये रशिया ने क्लैरिफाई कर दिया है कि ये कम्प्लीटली फैब्रिकेटेड रिपोर्ट है। दरअसल ये एक बहुत ही पुराना डील था सोवियत यूनियन के टाइम का, 1970s में एक स्टील प्लांट सोवियत यूनियन ने हेल्प किया था पाकिस्तान के अंदर, तो उसको थोड़ा सा रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसमें कोई ऐसा बड़ा मल्टी मिलियन डॉलर डील नहीं है ये, रशिया ने क्लैरिफाई कर लिया। यूएस के जो सेनेटर ग्राहम जो हैं वो यूक्रेन गए हैं अभी इस समय। डेमोक्रेट सेनेटर रिचर्ड ब्लूमेंथल, जिस बंदे ने बोला था कि भाई भारत के ऊपर 500% टैरिफ लगा दिया जाए रशियन ऑयल, गैस और यूरेनियम खरीदने के लिए, तो ये वहाँ पे गए हैं ग्राहम। और वहाँ पे जाके अब वो बोल रहे हैं कि भाई रशिया के ऊपर और ज़्यादा सैंक्शंस लगने चाहिए। तो इस बार वाला सैंक्शन जो है ना, अगर लग गया तो भारत को थोड़ा सा यहाँ पे इम्पैक्ट हो सकता है, क्योंकि 500% टैरिफ लगाने की बातें हो रही है। ऑल्दो मुझे लगता नहीं है कि उनके अंदर इतनी हिम्मत है कि भारत के ऊपर 500% टैरिफ लगाएं, लेकिन दिस इज़ समथिंग टू वॉच आउट। वर्ल्ड बैंक ने बहुत शर्मनाक बात की है। उन्होंने $40 बिलियन पाकिस्तान को लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल सपोर्ट पैकेज देने की बात की है अंडर न्यू कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क के तहत। लेकिन इसमें एक चीज़ नोट करने की ज़रूरत है कि ये जो $40 बिलियन है, ये
5 से 10 साल के पीरियड में डिस्पर्स किया जाएगा। मतलब ऐसा नहीं है कि आज अचानक $40 बिलियन सीधा ट्रांसफ़र हो जाएगा आसिम मुनीर के अकाउंट में, ऐसा नहीं होगा। ये जो $40 बिलियन है ये 2026 से लेके 2035 के बीच में इंस्टॉलमेंट्स में दी जाएगी। मतलब जैसे मैंने मेरे पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया था कि वेस्ट जो है ना वो पाकिस्तान को सिर्फ उतना ही खाना देगा जो उसको ज़िंदा रख सके, उतना नहीं जो उसको भागने पे मजबूर एनेबल कर दे। तो ये जो 40 बिलियन है वो इंस्टॉलमेंट में मतलब किश्तों में दिया जाएगा। और ये 40 बिलियन जो है ना ये लोन है, ये कैश नहीं है। $20 बिलियन पब्लिक सेक्टर लोन है और $20 बिलियन प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन में ये दिया जाएगा लोन के तौर पे। तो ऐसा नहीं है कि मुफ्त में कैश बांट रहा है। और बाय द वे पाकिस्तान का जो कर्जा है वो $80 बिलियन से ज़्यादा है, ठीक है। तो ये $40 बिलियन से कुछ नहीं होने वाला। $80 बिलियन का इंटरेस्ट रेट तो 10 साल तक तो पूरा 150 बिलियन हो जाएगा जिस हिसाब से चाइना के साथ उन्होंने डील साइन करके रखी है। तो ये 40 बिलियन से कुछ नहीं होने वाला। लेकिन हाँ, पाकिस्तान को मरने नहीं देगा वेस्ट, उसको सिर्फ आईसीयू के अंदर जिंदा इतना रखेगा कि भाई जिंदा रहे बस। नॉट समथिंग टू बी प्राउड ऑफ फॉर देम। जो मोदी जी ने अभी लेटेस्ट स्पीच पे कहा है कि भाई जो अगर सामने से गोली आएगी तो सीधा गोला चलेगा, ये उन्होंने वापस रिपीट किया है स्टेटमेंट। आज बहुत ही क्लियरली उन्होंने लोकमाता देवी अहिल्याबाई महिला का सम्मेलन हो रहा था वहाँ पे उन्होंने ये चीज़ की स्टेटमेंट दी है। यूएस और इंडिया ने एक स्टेटमेंट रिलीज़ किया है कि वो दोनों फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स फैटफा का जो अभी समिट होने वाला है, बहुत जल्दी मीटिंग होने वाला है अगले महीने, मतलब कुछ ही दिनों में, उसमें साथ में कोऑर्डिनेट करेंगे। भारत जो है पूरी तरीके से कोशिश करेगा कि पाकिस्तान को वापस फैटफा लिस्ट के अंदर डाल दिया जाए। लेकिन पर्सनली अगर आप मुझसे पूछेंगे, करंटली जो ट्रेंड चल रहा है वेस्ट जिस तरीके से टेररिस्ट स्टेट को बैक कर रहा है, आईएमएफ जैसे लोन दे रहा है, वर्ल्ड बैंक ने आज ही $40 बिलियन की बात की है पाकिस्तान के लिए, मुझे नहीं लगता फैटफा के अंदर वेस्ट वापस पाकिस्तान को डालेगा। क्योंकि अगर वो उसने डाल दिया तो फिर वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ का जो इनिशिएटिव है फिर वो रुक जाएगा या इम्पैक्ट हो जाएगा एटलीस्ट। पर्सनली मेरा प्रेडिक्शन है कि वो लोग नहीं डालेंगे। डीप स्टेट जो है वो इस समय पाकिस्तान के साथ है, तो डीप स्टेट पाकिस्तान को फैटफॉर्म में नहीं डालेगा। लेकिन अगर ऐसा होता है तो अच्छी बात है, इस पे थोड़ा नज़र रखना पड़ेगा। फ्रांस जो है, मैक्रोन जो है अभी वो एशिया के ट्रिप में है, सांग्रीला में डायलॉग में है सिंगापुर में। उसने अभी ये स्टेटमेंट दिया है कि भारत को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबरशिप के लिए वो हेल्प करेगा। और इतना ही नहीं, उसने सिर्फ भारत का नाम नहीं लिया, उसने बोला कि भाई 2 परमानेंट सीट अफ्रीकन स्टेट्स को भी मिलना चाहिए और जो जर्मनी, जापान और ब्राज़ील को भी मिलना चाहिए भारत के साथ। तो मेरे को कुछ स्पेशल प्यार नहीं दिखाया भारत के लिए उसने, बट ठीक है, एक ठीक ठाक स्टेटमेंट दिया है। पीटर हेग्सेथ ने सांग्रीला डायलॉग में बोला है कि भाई चाइना मिलिट्री एक्शन के लिए प्रिपेयर कर रहा है ताइवान के ऊपर। वो मुझे लगता है, देखिए ये जो स्टेटमेंट उसने दिया है ना, ये हर यूएस का पेंटागन चीफ बोलता है, ठीक है। क्योंकि जब अगर वो ये नहीं बोलेंगे तो फिर उनका मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स कैसे चलेगा, और अगर वो ये नहीं बोलेंगे तो चाइना के ऊपर प्रेशर कैसे बढ़ेगा। तो ये उन्होंने वापस बोला है। हालांकि चाइना का कोई भरोसा तो है नहीं, लेकिन ये उन्होंने वापस यहाँ पे रिपीट किया। उन्होंने एक इंटरेस्टिंग पॉइंट यहाँ पे बोला है कि भाई we do not seek conflict with communist China. We will not instigate nor seek or subjugate or humiliate. तो ऑफिशियल स्टेटमेंट ये है कि भाई हम रजीम चेंज नहीं चाहते हैं चाइना के साथ, लेकिन हम डिफेंड करेंगे ताइवान को, ये उसका कहने का मतलब था। कोलंबिया ने अपना स्टेटमेंट वापस ले लिया है, जो उसने बोला था कि पाकिस्तान के अंदर जो लोग मरे थे उसको कंडोल करता है, ऐसा कोलंबिया ने स्टेटमेंट दिया था। शशि तरूर जी ने वहाँ पे जाके पता नहीं क्या जादू किया, वो लेडी मिनिस्टर, उनसे क्या बातें की मुझे नहीं पता, बट ये स्टेटमेंट चेंज कर लिया कोलंबिया ने। बट क्या फ़र्क पड़ता है यार, एक स्टेटमेंट से क्या फ़र्क पड़ता है। मतलब इंडिगो एयरलाइन को अभी एक्सटेंशन मिल गया है, अगस्त 31 का डेडलाइन दिया था, एक्चुअली 31 मई का डेडलाइन था कि उनका जो एग्रीमेंट है टर्किश एयरलाइन के साथ, क्योंकि दरअसल इंडिगो ना टर्किश एयरलाइन के कुछ जेट्स को यूज़ करता है, बोइंग 777 को यूज़ करता है मुंबई दिल्ली रूट में और इस्तांबुल के रूट में भी। तो अभी इंडियन गवर्नमेंट ने उनको डेडलाइन दिया था कि मई 31 तक वो एग्रीमेंट कैंसिल कर दो, लेकिन इंडिगो ने अभी तक किया नहीं है, इसलिए 31 अगस्त तक का ये टाइमलाइन दे दिया इंडियन गवर्नमेंट ने।
ट्रम्प ने अभी भाई बहुत बड़ा, अभी एक और बार ट्रम्प कुछ ना कुछ करते रहता है। अभी लेटेस्ट उसका ये है कि उसने बोला कि भाई अभी 2 हफ्ते पहले, ठीक है आप सुनिए मैं जो बोल रहा हूँ बहुत फनी है, लेकिन बहुत ही सीरियस बात भी है, लेकिन उसको ट्रम्प आजकल फनी वे में चीज़ें कर रहा है। ट्रम्प बोल रहा है कि भाई 2 हफ्ते पहले मैंने चाइना को के ऊपर टैरिफ लगा के बहुत बुरी दुविधा में डाला। और उन उसका जो पूरा पोस्ट है वो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। बेसिकली वो ये बोल रहा है कि भाई 2 हफ्ते पहले जब मैंने सैंक्शन डाला था चाइना के ऊपर, तो चाइना का पूरा मार्केट कोलैप्स हो गया था और सिविल अनरेस्ट की नौबत आ गई थी चाइना के अंदर, ठीक है। फिर बाद में चाइना हमारे टर्म्स माना और मैंने कुछ टैरिफ्स हटा लिए और चीज़ें स्टेबलाइज हो गई। लेकिन आज चाइना ने वापस वायलेट कर दिया। तो भाई ट्रम्प के लिए मुझे लगता है पहली बार है, या आई थिंक नया है वो ट्रम्प, उसको कुछ पता नहीं है। हम तो पड़ोसी हैं चाइना का, हमने तो चाइना के वायलेशंस कितने बार देखे हैं। तो ट्रम्प ने आज कंप्लेन किया है कि बेसिकली चाइना जो ट्रेड कमिटमेंट्स हैं उसको वायलेट कर चुका है। तो ट्रम्प खुद को वैसे ब्रैग कर रहा था कि भाई मैंने चाइना को सबक सिखा दिया, और अब आज वो बोल रहा है कि भाई नहीं चाइना ने वायलेट कर दिया। तो ट्रम्प थोड़ा सा आजकल पागल ही हो चुका है एक तरफ से देखा जाएगा तो, एटलीस्ट उसके स्टेटमेंट्स ऐसे हैं। इंडियन आर्मी ने एक आरएफआई इशू किया है, रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन ग्राउंड बेस्ड काउंटर अनमैन्ड एरियल सिस्टम्स के लिए। ये डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर के तहत ये इशू किया है, जहाँ पे भारत ने एक यूएस अनमैन्ड एरियल सिस्टम्स ग्राउंड बेस्ड का रिक्वेस्ट दिया है इस प्रपोजल के लिए, और दिसंबर तक का टाइमलाइन दिया है, और 12 महीने के अंदर गवर्नमेंट को इसकी डिलीवरी चाहिए। और इसमें उन्होंने क्राइटेरिया ये दिया है कि ये जो सिस्टम है एंटी ड्रोन सिस्टम जो है वो हाई ऑल्टीट्यूड में काम करना चाहिए, 14,500 फीट, प्लेन्स डेजर्ट्स और मार्शी रीजन्स के अंदर भी। तो मतलब भारत अपने सारे जो नॉर्दर्न बॉर्डर है, ईस्टर्न बॉर्डर है, डेजर्ट राजस्थान वाला बॉर्डर है, सारे जगहों पे चलना चाहिए, ये चीज़ बोला है गवर्नमेंट ने। और 50% इंडिजीनियस कंटेंट होना चाहिए, मतलब ये भी एक क्राइटेरिया, सॉरी ये भी एक क्राइटेरिया रखा है 50% इंडिजीनियस कंटेंट का। न्यूजीलैंड के डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ने बोला है कि वो भारत के साथ डिफेंस इश्यूज में काम करे। पता नहीं न्यूजीलैंड क्या काम करता है सिक्योरिटी इशू के तहत, लेकिन उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बातें हो रही है न्यूजीलैंड के साथ फूड सिक्योरिटी को लेके। तो न्यूजीलैंड में एक एग्रीकल्चरल फार्म लैंड बहुत ज़्यादा है न, तो एफटीए जो है भारत के साथ न्यूजीलैंड अगर करेगा तो काफ़ी फूड सिक्योरिटी रिलेटेड कुछ चीज़ें होंगी। और न्यूजीलैंड के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने भारत को एक जियोपॉलिटिकल जाइंट बुलाया है और इंडिस्पेंसिबल सिक्योरिटी एक्टर इन द रीजन करके बुलाया है। ठीक है, थोड़ा बहुत प्रेज़ किया है, चलो कोई तो भाव दे रहा है। वेस्टर्न हेमी वेस्ट वेस्ट तो नहीं बोलूँगा, लेकिन कॉकेशियन वाइट कंट्रीज़ में से हमारे जो इंडियन आर्मी चीफ हैं जनरल उपेंद्र द्विवेदी जी, ये राजौरी के दौरे पे हैं। वहाँ पे वो फ्रंट लाइन विजिट कर रहे हैं, फॉर्मेशन कमांडर्स के साथ मीटिंग कर रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी जारी है, नरेंद्र मोदी जी ने कहा है। अभी भी नज़र रखने की ज़रूरत है, मार्केट में हवा है कि गवर्नमेंट कुछ प्लान कर रहा है। मैं बहुत क्लोजली इसको ट्रैक करूंगा। मेरा नाम है गिरीश और आप देख रहे हैं जियो पॉलिटिक्स। इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, मैं और मोटिवेट हो जाऊंगा और वीडियोस बनाने के लिए। मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। जय हिंद।